नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इसी साल नवंबर के अंत में 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि वर्तमान दौर की राजनीति में चाणक्य की भूमिका में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और तो और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो पार्टी में प्रारंभिक रूप में अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन सवाल लाख टके का ये भी है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने लाने से परहेज किया है, जबकि इसके पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बीजेपी सीएम फेस को सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरती रही है। तो क्या बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्यों सीएम फेस से अब परहेज किया जा रहा है? इस प्रयोग से पार्टी को कितना नफा या नुकसान होगा? मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी की बात समझ में आती है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां अभी बीजेपी विपक्ष में है, वहां भी ये प्रयोग कितना सफल होगा? जबकि कांग्रेस तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। दरअसल रणनीति के बिना कोई दल चुनाव में नहीं उतरता और इसी रणनीति का एक हिस्सा होता है सीएम फेस का ऐलान करना। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को बार बार इस दुविधा का सामना करना पड़ता है कि चुनाव से पहले सीएम फेस की घोषणा की जाए या नहीं। दुविधा का एक बड़ा कारण हर पार्टी में सीएम पद की इच्छा रखने वाले कई उम्मीदवारों का होना है। अगर किसी दल ने ऐसे में उम्मीदवार की घोषणा कर दी तो पार्टी के अंदर बवाल भी हो सकता है, जिससे फूट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। ये जनता के बीच नकारात्मक छवि पेश कर सकता है। ये देखा गया है कि दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश करने से बचते हैं। कांग्रेस की परंपरा को देखें, आमतौर पर वो ऐसे राज्य में सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती जहां सत्ता में नहीं होती है। अब तक 2022 और 2023 में 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जहां कांग्रेस ने चुनाव से पहले कोई सीएम उम्मीदवार पेश नहीं किया। पार्टी के रणनीतिकारों की यदि बात की जाए तो साल 2017 में उत्तर प्रदेश में पार्टी को सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का लाभ मिला। 2014 के तत्काल बाद पार्टी हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में भी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार घोषित किए बिना जीत हासिल की। इसके बाद पार्टी ने पहली बार असम में सर्बानंद सोनोवाल के सीएम रहते सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अब कौन चेहरा होगा, कौन नहीं होगा और क्या इसकी रणनीति है, इसी पर आज हम जनता मांगे जवाब में चर्चा भी करेंगे। तो चेहरों पर चुनावी चाल की बात हो रही है। त्रिपुरा की यदि बात करें तो यही स्थिति थी, पार्टी को इसका लाभ भी मिला। अगर बीजेपी की बात करें तो वो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने से बचने का बीजेपी फैसला रणनीतिक कदम है। पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाती है और जातीय राजनीतिक समीकरणों की वजह से बनने वाले किसी भी संभावित आंतरिक पार्टी विद्रोह को दरकिनार कर देती है। अपनी विचारधारा का पालन करते हुए बीजेपी राज्य स्तरीय चेहरे की जरूरत को खत्म कर मोदी के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर जोर देती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक में जीत के बाद सीएम तय हुआ तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पार्टी मुख्यमंत्री के फेस के साथ चुनावी समर में है। तो आइए समझते हैं चेहरों पर चुनावी चाल कितना जरूरी या गैर जरूरी है। चर्चा को भी आगे इसी पर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में निर्णय पहले ही कर लिया है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो ये पार्टी का नीतिगत फैसला है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन नासिक जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है वो तय करते हैं कि कौन किस पर पोस्ट करेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद हो। बड़ी परिपाटी आज की चुनाव के लिए पूरे देश में है और पहले से। तो सीएम फेस, दुविधा, रणनीति या मजबूरी? देखिए, कुछ भी तीनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई करती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यदि कोई दल अपना सीएम फेस सामने नहीं ला रहा है तो उसकी कोई रणनीति होगी, या तो उनका मंथन होगा, या जिस तरह से हमने पढ़ा और देखा अभी कि हो सकता है कोई विरोध की चीजें आने लगे, क्योंकि अब तो वो समय नहीं रहा कि यदि कुछ विरोध करना है तो नहीं करेंगे और एकता की बात करेंगे। जहां जो होना है, यदि विरोध आ रहा है तो वो सामने भी आता है और कई दलों में आपस में कहते हैं ना खींचतान और फूट हमने देखी भी है। ऐसे ही क्या वाकई में ये कहें कि कुछ जगह मजबूरी हो सकती है? बहुत
बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर रोहित नायक हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ तेजेंद्र तोड़ेकर जी जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अशोक जी, सीएम फेस की बात हो रही है और अब तक कई बार ऐसा देखा है कि कुछ जगह पर चेहरे आए हैं सामने, कई बार ऐसे देखे गए हैं। मैं सिर्फ इस बार के इलेक्शंस के लेके यदि बात करूं तो न जाने क्यों, जैसे कि छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, एक उदाहरण के तौर पर दे रही हूं, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस का जैसा मानना है कि उनके 3 राज्यों में तो बिल्कुल क्लियर है उनका कि कौन सा उनका चेहरा होगा, क्या होगा। लेकिन ये सवाल बड़ी जोर शोर से कांग्रेस ने इस बार उठाया है कि बीजेपी के पास चेहरा है या नहीं, या सिर्फ एक ही चेहरा है, पीएम मोदी। मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। और मुझे लगता है यदि कार्यकर्ताओं का यदि जनसैलाब हो और कार्यकर्ताओं से एक यदि पार्टी का निर्माण होता हो, भारतीय जनता पार्टी के पास में आप देखें बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर, फिर मोर्चे, विभाग, प्रकोष्ठ और प्रकल्प और अनेकों अनुषंगिक संगठन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पार्टी क्यों है कि ये इस प्रकार का एक ढांचा बना हुआ है। और जहां तक आपने कहा कि मुझे लगता है कि चेहरा है या नहीं, ये नीतिगत फैसला है। और कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे हम राजस्थान के अंदर, राजस्थान में हम विपक्ष के अंदर है, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है कि आपने 5 साल में क्या काम किए और जनता के लिए क्या हित के काम किए। मुझे लगता है कि उसके बारे में यदि कांग्रेस, यदि 3 स्टेट की हम बात करते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। उनको ये बताना चाहिए कि हमने 5 साल के अंदर क्या काम किया, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, और उसके आधार पर यदि आप चुनाव लड़ते हो तो मुझे लगता है अच्छा लगता है। लेकिन ये उसके आधार पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी बार बार में ये कहते हैं कि साहब ये क्यों आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और कोई से भी राज्य हो, उसमें सभी जाते हैं। क्या राहुल गांधी जी नहीं आ रहे? क्या राजस्थान में नहीं आ रहे? मध्य प्रदेश में नहीं जाएंगे क्या? आ रहे हैं। उनका नेतृत्व करना चाहिए और आना भी चाहिए। लेकिन एक सनसनी फैलाना और उसका कोई तुक नहीं है। यदि आपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी, उन मैनिफेस्टो को आपने पूरा किया क्या? यदि मैनिफेस्टो की बातों की आप देखिए कि राजस्थान के अंदर कर्ज माफी का था, और कर्ज माफी के लिए राहुल गांधी जी ने कहा कि सूरज चाहे उगे ना उगे, चांद चाहे गायब हो जाए, 10 दिन में मैं कर्ज माफ कर दूंगा। सूरज भी वहां है, चंद्रमा भी वहां है। किसानों की जमीनें जरूर नीलाम कर दी, 20,000 किसानों की, और ये रिकॉर्डली बात है, विधानसभा के अंदर जवाब दिया है। 250 के लगभग किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। और जो हमारे समय, जो वसुंधरा राजे जी के समय, बीजेपी गवर्नमेंट के समय 10,000 जो किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, वो इन्होंने 3 साल के लिए उनको बंद कर दी। आज वर्तमान के अंदर पटवारी गिरदावरों की हड़ताल थी, जो मुआवजा मिलना था, क्योंकि यहाँ पहले बरसात थोड़ी ज्यादा हुई तो फसल खराब होने की आशंका हुई और खराब हुई, फिर बरसात नहीं हुई तो उसका गिरदावरी रिपोर्ट नहीं बन पाई, और सांठ-गांठ चलती रही सरकार की। तो वर्तमान में किसानों की जो हालत राजस्थान में इन्होंने करी है, मुझे लगता है वादा करके मुकरने वाली सरकार ये है। ये कहेंगे कि साहब हमने 54,000 करोड़ रुपए उसमें माफ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2.25 लाख करोड़ रुपए यदि सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को दे दिए गए, उनके खातों में डाल दिए गए हैं, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सीधा उनके खातों में पैसे गया है। ठीक है। तो हमने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में यदि राजस्थान के अंदर है तो आप भी 4-5 हजार रुपये मिला दीजिए। गहलोत साहब ने वो तो किया नहीं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी जरूर कर दी। ठीक है, चलिए हमारे साथ
रोहित जी भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से अभी अशोक शेखावत जी ने ब्रेक के पहले बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी और सीएम फेस को लेके भी बात आई थी, देखिए थोड़ा सा ना डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि बीजेपी या कांग्रेस के साथ ये चीज हो रही है। 2022 के बाद से 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने केवल 5 राज्यों में सीएम का चेहरा, उस वक्त की बात कर रही हूं, तब दिया। कांग्रेस ने पहले से डिक्लेरेशन कभी नहीं किया था। इस बार थोड़ा उल्टा है। 3 स्टेट्स में कांग्रेस के सीएम बिल्कुल क्लियर हैं, सीएम फेस जो होगा, और बीजेपी किसी भी ऐसे फेस को लेकर अभी श्योर नहीं है। तो ये जो एक बदलाव देख रही हूं मैं और ये जो चीजें आ रही हैं सामने, क्या एक वजह आपको लगती है? देखिए, संगठनात्मक बदलाव है ये मुख्य रूप से। जहां पर पार्टी एकमत ना हो वहां पर फेस होगा कैसे। दूसरी बात ये कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश में ये अगर कोई अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई मुझे लगता है अनुचित बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जब हम नहीं डिक्लेयर कर पाते तो ये कहते थे कि अरे एक धड़े में नहीं है पार्टी, बटी हुई है पार्टी, कह नहीं पा रहे। हमने कभी कह दिया कि प्रक्रिया ऐसी होती है सीएम बनाने की तो कहने लगे अरे वो तो कमलनाथ जी के नाम पर एक मत नहीं है पार्टी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे सब स्पष्ट रहा है पहले से, और इस बार तो और भी ज्यादा क्लैरिटी है क्योंकि हमें पता है कि कौन सीएम होगा। कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सरकार तो बननी नहीं है। सरकार जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, कहने को इनका दुनिया विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ज्यादा यहाँ पर बताइए अनुशासनात्मक जो है पूरा संगठन बना हुआ है, और अभी तक शक्ति केंद्र, पोलिंग बूथ और पता नहीं क्या क्या बताया गया। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर इतने कार्यकर्ता हैं तो आपको वही जो पैकेज प्रोडक्ट है वो नए पैकेजिंग में डालकर क्यों देना पड़ रहा है? आप तो पुराने लोगों को उतार रहे हैं, आप केंद्र के नेतृत्व को उतार रहे हैं। बड़ी चाणक्य नीति है। मुझे एक चीज बताइए, 62 करोड़ रूरल पॉपुलेशन जिन मिनिस्ट्री से गवर्न होती है, उन 3 मंत्रियों को तो आपने चुनाव में उतार दिया। तो 1.5 महीना देश जो है विधायक बनने में मंत्रियों की मशरूफियत देखेगा, या वो जो 62 करोड़ रूरल पॉपुलेशन है उनके उत्थान के लिए बात करने वाला कौन होगा? इस तरह के ज्वलंत प्रश्न हैं जो मुझे समझ में नहीं आता किस तरह की चाणक्य नीति के तहत लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि जिस तरीके से भी अभी बीजेपी धड़ों में बटी हुई है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा होगा कि सभी शिकायत कर रहे हैं कि सीएम सही नहीं है, सीएम सही नहीं है, तो कहा आप चुनाव लड़ लो, आप ही बन जाना सीएम। तो इस तरह के जो धड़ों में अभी भाजपा बटी हुई है, ये सबसे बड़ी ऊहापोह की स्थिति है भाजपा के अभी संगठनात्मक जो ढांचा और संरचना है उसमें। और यही कारण है कि वो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। कहां से करेंगे भाई? कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। मुझे तो लगता है शिवराज जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अब तो उस बात पे भी कयास लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो अब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी की जो सूची आई है और तमाम स्टेट्स की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर है मंथन और चर्चा का विषय तो बनता है कि आखिर ये लोग भी मैदान में, तो बाकी लोग कहाँ और वो चेहरा कहाँ। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, मुझे ऐसा लगता है सीएम फेस को लेकर जो दुविधा, रणनीति या मजबूरी, इसको थोड़ा क्लियर करेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये रणनीति के तहत है। और रणनीति अगर आप 2018 का चुनाव देखें तो तीनों प्रांतों में कांग्रेस ने भी एक रणनीति अपनाई है। कहीं ये चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में कि ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं ये चर्चा थी कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में कहीं ये चर्चा थी कि सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे और कहीं बघेल जी का नाम था। ऐसे राजस्थान में कहीं सचिन का भी नाम था और गहलोत जी का भी नाम था। कहीं ना कहीं वो केवल इसलिए कि किसी एक चेहरे को लेकर के किसी क्षेत्र में कोई विसंगति हो तो उसका लाभ, नुकसान पार्टी को ना हो। आप इस बार भी अगर आप देखेंगे कांग्रेस में तो कमलनाथ जी को हर कार्यकर्ता कह रहा है, हर प्रवक्ता ने कहा है, लेकिन अधिकृत रूप से उनकी घोषणा कमलनाथ जी की नहीं है। यही रणनीति इस बार भाजपा अपना रही है। शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कदम, एक कदम पार्टी ने थोड़ा पीछे लिया है। अधिकृत घोषणा अभी शिवराज जी की नहीं थी। उसका एक कारण ये है, बहुत संभव होता है, प्रत्येक व्यक्ति होता है, उसके समर्थन में अगर 10 लोग होते हैं तो एक आध उसका कोई आलोचक भी होता है। तो स्वाभाविक रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनौती के साथ फूंक फूंक करके कदम रख रही है, एक एक कदम, जो हमने उम्मीदवारों में भी देखा, उम्मीदवारों की सूची में भी देखा। तो ये जो कदम रख रही है, मैं समझता हूँ इसकी इसीलिए उन्होंने अधिकृत घोषणा रोकी हुई है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि विधानसभा का जो चुनाव होगा वो शिवराज जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी रणनीति के तहत एंड टाइम पर वो चेहरा बदल ले तो उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। एक चेहरे को ना करने के पीछे कहीं अगर कोई इनकम्बेंसी हो
उसको लेकर के पार्टी उस रणनीति के तहत कर रही है, इसमें कोई असमंजस नहीं है मुझे। एक विशेष रणनीति के तहत है। एक और बात मुझे याद आती है, आपको भी ध्यान होगा, पिछले बार जब पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और पहली बार भाजपा सरकार में आई थी, तो बिल्कुल वो नया चेहरा लेकर के आए थे योगी जी का। या उत्तराखंड में आप देखिए धामी जी का बिल्कुल नया चेहरा था, हरियाणा में भी वो नया चेहरा लाए, गुजरात में भी नया चेहरा लाए। तो किसी रणनीति के तहत अभी एक कदम पीछे आना, चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा शिवराज जी के, और चुनाव के बाद अगर कोई बहुत नया चेहरा लेकर के आए तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये सारी रणनीति उनकी तैयार है और उनके नीति निर्धारकों को ये पता होगा कि उनको क्या करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और रमेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात उठाई जा रही है आज सीएम फेस को लेके, क्या इसका बहुत प्रभाव पड़ता है? मतलब क्या एक आइडियोलॉजी लोगों की बन जाती है कि ये सीएम फेस है, यदि हम ऐसा करेंगे तो इनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश का विकास होगा? क्या इसका कोई फर्क पड़ता है? देखिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मोटे तौर पर अब जो चुनाव मतदाता का जो रुख आ गया, वो एक समय निकल गया कि व्यक्ति केवल चुनाव चिन्ह देख करके वोट लगाता था। कहते थे कि बिजली के खंभे पर भी चुनाव चिन्ह है तो वो उसको वोट लगाएगा, चाहे वो गाय बछड़े की जोड़ी हो, दो बैलों की जोड़ी हो, कमल की हो, जो भी हो। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अब का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं पार्टी भी देखता है, उसकी नीति भी देखता है, उसके द्वारा किए गए काम भी देखता है, उम्मीदवार की छवि भी देखता है। और उम्मीदवार की छवि में वो पॉजिटिव चर्चा कम करता है, नेगेटिव चर्चा ज़्यादा करता है। हम देख भी लें कि राजनीति में हम अगर सड़क पर, ट्रेन में सफ़र करते समय, चाय की दुकान पर, बाज़ार में नेगेटिव चर्चा लोग ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर के भी समाज में जो नेगेटिविटी भी होती है उसका नुकसान ना हो, इसीलिए पिछली बार ये सावधानी कांग्रेस ने बरती थी, इस बार ये सावधानी भाजपा बरत रही। राजनीति में हमेशा एक दूसरे की नीतियों का अनुसरण भी करते हैं, एक दूसरे की नीति भी लेते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी थी, वो चेहरे पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती थी। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी थी, वो कैडर पर जोर नहीं देती थी, वो मास पर जोर देती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने, आप देखिए कि चेहरे के साथ साथ उन्होंने कैडर पर भी जोर दिया और मंडलम की स्थापना की है। भाजपा ने कैडर के साथ साथ चेहरे पर भी जोर दिया है और डबल इंजन की सरकार का वो जो लेकर के आए हैं उसमें मोदी जी का चेहरा, शिवराज जी का चेहरा। शिवराज जी का चेहरा आप अगर विज्ञापन में देखेंगे तो उनका, मैं जब आऊँगा तो ऐसा करूँगा, शिवराज का परिवार है, लाडली बहना के लिए बराबर आ रहा है। तो वो नाम बराबर उसको आगे रख रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के बतौर एक कदम पीछे। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ तेजेंद्र तुड़ेकर जी भी जुड़ गए हैं। तेजेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। तेजेंद्र जी, क्या राय है सीएम फेस को लेके? आम आदमी पार्टी को मैं कहाँ देखूं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन है और इलेक्शन में बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। आम आदमी को कहाँ आंकूं मैं यहाँ? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में संगठन में काम करती आ रही है और जब चुनाव नजदीक आया है तो आम आदमी पार्टी अपने विधानसभा में पूरी तैयारी से, दमखम से चुनाव की तैयारी कर रही है। हमने 10 कैंडिडेट हमारे घोषणा हम कर चुके हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द हमारे 80 कैंडिडेट भी और घोषित हो जाएंगे। पहली चीज, जो सीएम कैंडिडेट की बात है, आज कांग्रेस सीएम कैंडिडेट फेस डिक्लेयर करने में डर रही है। भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं है। निश्चित ही आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आम आदमी पार्टी वो चेहरा डिक्लेयर जरूर करेगी। समय आने पर जरूर हम बताएंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की स्थिति, तो 15 साल जो भाजपा ने जो लूटा और कांग्रेस का जो अभी शासन चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता दोनों को देख चुके हैं, दोनों को आजमा चुकी है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को विकल्प चाहिए। छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है, छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली मुफ्त चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को आज देखिए, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पताल आज के समय में खाली रिफर सेंटर बने हुए हैं। चाहे वो किसी ब्लॉक स्तर का अस्पताल बता दो या जिला स्तर का अस्पताल बता दो, सारे अस्पताल रिफर सेंटर हैं। हमारा एक ही बड़ा अस्पताल है छत्तीसगढ़ का, मेकाहारा, उसमें भी लोगों को इलाज की सुविधा नहीं मिलती। ये ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज भी लोग इससे वंचित हैं। इस कारण आज लोगों को आम आदमी पार्टी की जरूरत है। आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है। जो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वही काम आज छत्तीसगढ़ में लोगों की आवश्यकता है।
और आम आदमी पार्टी ही लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। भाजपा कांग्रेस की बस की ये बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो खैर आने वाले समय की और बात है कि उस रेस में क्या वो चेहरा आम आदमी पार्टी के पास है। मुझे लगता है वो भी यदि सामने आने लगेगा तो फिर इस मुकाबले में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी फिलहाल सभी जगह पे पूरी तैयारी के साथ है। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अभी जैसे आम आदमी पार्टी से तेजेंद्र जी ने भी कहा, छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं है, मध्य प्रदेश में स्पष्ट नहीं है, राजस्थान का फिलहाल पता नहीं है, तो क्या कहीं से कोई नाम ऐसा है जिस पर कहा जा सकता है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे से पहले आप देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक ऐसी सही बात बताई कि हर पार्टी की एक नीति होती है। और जैसे 2018 की बात करें तो कांग्रेस के उसमें कोई चेहरा नहीं था, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के कई स्टेटों में आपने बताया कि 11 में से 5 के अंदर डिक्लेयर किए, बाकी में नहीं किए, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी उसमें जीत के आती है। तो यही एक रणनीति होती है, मतलब कार्यकर्ताओं से कोई भी बन सकता है आदमी। तभी तो कहते हैं कि आज चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मुख्यमंत्री में भी कोई भी बन सकता है। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। दूसरी मैं कहूँ कि राजस्थान के अंदर थोड़ा सा मैं दे दूँ आपको कि राजस्थान के अंदर जो विकास को केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए, जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान के अंदर घपला किया, FIR दर्ज हो रही है। मिड डे मील के अंदर केंद्र सरकार ने पैसा दिया, इन्होंने घपला किया, FIR दर्ज हो रही है। ऐसे कई ऐसे काम है जो केंद्र सरकार ने यहाँ राजस्थान में किए, और जो पैसा भेजा, जिस पैसे के अंदर इन्होंने घोटालेबाजी की, इनके यूपीए के शासनकाल के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए। आज वर्तमान तक 9 साल के अंदर राजस्थान को केंद्र सरकार ने 8,70,000 रुपए दिए। बताओ कि इससे बड़ा विकास नहीं होगा क्या? राजस्थान में यदि 23 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजें खुल रही है, सड़क का जाल बिछ रहा है, नेशनल हाईवे आप देख नहीं सकते। राजस्थान की सोचते थे राजस्थान में ऐसे नेशनल हाईवे बन सकती क्या? नहीं, आज वो बन रही है। फिर पूरा राजस्थान में कॉरिडोर बदलाव बन रहा क्यों हुआ है, अशोक जी? इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है राजस्थान में फिर मैं बदलाव इसलिए क्यों कह रहा हूं हुआ? कि जहां कहाँ कमी रह गई? मैं कह रहा हूं कि यही मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आप ऐसा काम बता दीजिए जिससे कोई हुआ हो, केंद्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया हो। केंद्र सरकार ने पूरा पैसा दिया, लेकिन वहां पर भी भ्रष्टाचार की कई चीजें कैसेजेस आए, इन्हीं के कई विधायकों ने इनके इल्जाम लगाए। राजस्थान के अंदर तो फहरिस्त है, आप सोच नहीं सकते। ये कह रहे हम सरकार को रिपीट करेंगे, रिवाज बदलेंगे। रिवाज कैसे बदलेंगे? सिर्फ मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा चमका रहे हैं वहां पर। केसी वेणुगोपाल गोपाल ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान के अंदर गहलोत साहब अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में भी कोई डिक्लेयर नहीं है अभी, कौन है क्या नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, अभी ऑफिशियली रूप से उनका डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो हर पार्टी की अलग अलग नीतियां होती है। हम ये कहते हैं कि 5 साल में काम जो किया है, किसी सरकार ने किया हो, भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, या कांग्रेस ने किया हो, या आम आदमी पार्टी ने किया हो, उसका 5 साल के विकास पर देखिए आपने कौन सी विकास के काम किए। राजस्थान में बता दूं, आम आदमी पार्टी राजस्थान में सिर्फ 4.5 साल के अंदर सरकार के साथ चलती रही। एक ऐसा आंदोलन नहीं किया जिसके अंदर जनता के हित के कोई काम होते हो, वो कोई भी आंदोलन नहीं किया। चाहे रीड के पेपर के लीक हो, 19 बार यदि पेपर लीक हो जाए राजस्थान के अंदर, और पूरा का पूरा आप देखिए कि पूरे कांग्रेस के बड़े राजीव गांधी स्टडी सर्किल से लोग जो जुड़े हुए थे वो इसमें सम्मिलित थे। ठीक है आपने अशोक जी, मतलब कह रहा हूं आपकी आरपीसी मेंबर जैसा जो है, अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे भ्रष्टाचार हुआ हो, घोटाला हुआ हो, पेपर लीक हुआ हो, या आम आदमी ने कोई आवाज़ उठाई या नहीं उठाई राजस्थान में, क्योंकि सिर्फ राजस्थान की बात नहीं हो रही, हम तो तमाम 5 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है, सीएम फेस की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता भी अब इतनी जागरूक तो है जो इन तमाम चीज़ों को समझती है, करती है। फिर भी यदि सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो उसके पीछे की वजह जानना बेहद ज़रूरी है। राजस्थान में क्यों बदलाव हुआ, मध्य प्रदेश में पिछली बार क्यों बदलाव हो गया था, ये वो विषय हैं जो मंथन के लिए मजबूर करते हैं। आखिर ऐसा कौन सा बदलाव चाहिए था? क्या विकास नहीं हुआ, या जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देना चाहिए? ये एक मंथन का विषय है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं एक ही बताऊंगा आपको, राजस्थान के अंदर मैं बताऊंगा आपको 0.5% का अंतर, 1,69,000 वोटों का अंतर।
और कांग्रेस जब यदि विपक्ष में बैठती है 56 और 21 सीट आती है और 21 सीटों में उनको विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलता है, तो बताइए काम कैसे करेंगे? ऐसे काम करेंगे, घपलेबाजी करेंगे, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेंगे, भूमाफियाओं को पनपाएंगे। अब तो पेपर माफिया राजस्थान के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसा शासन देंगे और महिलाओं की दुर्दशा, तो मुझे लगता है राजस्थान कैसा शांत प्रिय देश था, आज दुष्कर्म के मामले में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। मुझे तो लगता है इनके महिलाओं के विधायक के मामले में खिलाफ- पूरे देश में कोई ऐसा स्टेट होगा कि जहां पर अत्याचार नहीं हो रहे होंगे। सिर्फ राजस्थान नहीं, तो मध्य प्रदेश में भी आ जाएं, हम छत्तीसगढ़ में भी चले जाएं, हम दूसरे स्टेट्स में भी चले जाएं, सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। मतलब 6200 की FIR दर्ज हो गई है और यूपी जैसे स्टेट के अंदर 2600 है। ये कहते हैं FIR में अनिवार्य कर दिया। मुझे लगता है हम ये आकलन तो ना करें कि किसके स्टेट्स में किसकी सरकार है तो वहां कम है, ये अपराध क्यों हो रहे हैं इस पे बात कर लेते हैं, या इसको कैसे रोक सकते हैं इस पे बात कर लेते तो बेहतर होता। खैर ये विषय से हटके है क्योंकि बात निकली, इसलिए मैंने कहा। रोहित जी, बड़ी सारी बातें हैं, देखिए इस बात पर बात नहीं होगी कि क्यों बदलाव हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको विश्वास है कि हमारा CM फेस हो या नहीं हो, पहले आप अपना देख लीजिए। आप जो कहते हैं कि राजस्थान में हमारा यही होंगे, लेकिन आप ही के जो दिग्गज हैं वो मना कर देते हैं, तो उनकी रणनीति अलग है। हो सकता है वो बाद में डिक्लेयर करें, हो सकता है उनके यहाँ कोई ऐसा चेहरा आ रहा हो, जैसा कि रमेश शर्मा जी भी कह रहे थे कि कोई नया चेहरा भी हो सकता है। बट कांग्रेस का क्या? कांग्रेस तो हमेशा क्लियर करके चली है। देखिए, कांग्रेस का सदैव एक ही स्टैंड रहा है कि जब विधायक दल का नेता चुना जाता है तब CM बनता है। हमने जब भी ये प्रक्रिया बताई तो इनका ये कहना था कि अरे ये तो एक धड़े में नहीं है। आप देखिए इस बात को कि इनकी नीति जो है वो चाणक्य नीति हो जाती है, हमारी नीति कुरीति हो जाती है। रमेश जी ने जो बात कही उससे भी मैं आंशिक रूप से सहमत हूं, और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो भी करती है वो ये मानती है कि बस उनके लिए वो नीति रीति है, और बाकी जो विपक्षी दल है वो तो सब बेकार है, उनके पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। जब आप वही चीज करते हैं तब आप इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाते कि आपने ऐसा क्यों किया। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि राजस्थान, आपने पूछा राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ। राजस्थान जो राज्य है वहां पर मोनोपोली नहीं हो सकती पावर की, हमेशा सत्ता परिवर्तन का एक चलन रहा है, जैसा यूपी में रहा। उस चलन को योगी जी ने तोड़ा, जो भी कारण रहा उसकी समीक्षा होना आवश्यक है और होनी चाहिए, जैसा आपने कहा। लेकिन जैसे रमेश जी ने कहा कि ये रणनीति के तहत कर रहे हैं और कहीं पर भी एक नया चेहरा उतर के आ सकता है। CM वो व्यक्ति बनता है जो विधायक बने पहले, जब विधायक ही पुराने लोग बनेंगे तो नया चेहरा कहां से आएगा। और जो इतने सालों से पुराने लोग नए लोगों पर हावी हैं, वो नए लोगों के भविष्य का क्या? आप दूसरी पंक्ति समाप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी, जैसा मैं शुरू से बोलता आया हूं और मैं अडिग हूं इस बात पर कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर स्टेट्स में उनको अंदाजा हो गया है कि उनकी सरकार नहीं बन रही, अभी भी वो एक पूरी फसल को साफ कर रहे हैं जहां कीड़ा लग चुका है। उनको लगता है कि नई खेप तैयार होनी चाहिए, और मुझे लगता है इसी के तहत 2024 को लेकर भी आम के आम गुठलियों के दाम ऐसे लोगों को खड़ा कर दो जिनकी साख बची नहीं है, केवल हेलीकॉप्टर की राजनीति करते आए ताकि वो साख पूरी सफा चट हो जाए। ये बात ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे टेलीविजन पे, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप एक तरफ तो बोलते हैं आपका संगठन इतना बड़ा है, आपने इतने लोगों को तैयार किया हुआ है, तो फिर आप नए लोग क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? अगर आपने काम किया होता तो आपका काम बोलता। कुछ चेहरों पे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास काम तो बताने के लिए है नहीं। जब आप आशीर्वाद लेने जाते हैं तो जनता करेच लगाती है। ये स्थिति है भाजपा की। और आप ये बोले कि अरे राजस्थान में ये नहीं हुआ, वहां पर ये नहीं हुआ। अरे भाई, जो आप बात कर रहे हैं उसका सम्यक रूप से विश्लेषण करिए ना। आज की तारीख में क्या स्थिति महिला उत्पीड़न में, परसों क्या हुआ नरसों उज्जैन में, आप मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, राजस्थान की क्या स्थिति, आप सम्यक रूप से तो बात करिए। आप कोई कारण बता भी नहीं पा रहे हैं, आप केवल एक भाषण की तरह इस बात को, डिबेट को ले रहे हैं। इस बात को बहुत गहनता से और गहराई से समझना बहुत आवश्यक है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो जनता को क्या डिलीवर कर पा रहा है। अगर जनता के बीच आप साधारण से जुड़े मुद्दों को लेकर नहीं पहुंच पाएंगे तो जनता आपको दरकिनार कर देगी। इतनी सी बात है। और ये चीज देखने में आ रही है कि जनता में इस समय कोई किसी तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी को लेकर नहीं है, और बीजेपी बुरी तरह से पतन की ओर चल रही है। और ये 2024 की तैयारी मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से 2024 की तैयारी चल रही है। क्योंकि जब आपका प्रधानमंत्री खुद आए और मंच से बोले कि जिस प्रदेश में 100 रुपए से ऊपर डीजल बिक रहा है वहां उगाही हो रही है, और उनको ये नहीं पता था कि मध्य प्रदेश में कितने का डीजल पेट्रोल है, तो उनने किस पर प्रहार किया? अपनी खुद की जो पार्टी का जो सत्ता दल का नेता है, तुम्हारा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, और एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह जैसा प्रचार प्रसार करती है बीजेपी, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री सारा कुछ छोड़कर केवल प्रचार में लग जाते हैं, अपने ही मन से अपने मुख्यमंत्री को इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैं ये समझ सकता हूं कि इनकी मजबूरी, ये नहीं बोल पाएंगे सच्चा कारण क्या है। ठीक है, चलिए रमेश जी, मुझे ऐसा लगता है
कि दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये हो सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल में जिन स्टेट्स में अपनी सूची दी है उसमें जो सांसद या मंत्रियों के नाम आए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है वहां से जीत करके आके कुछ बदलाव की जरूरत लग रही हो, क्योंकि ये बात सच है, जो जीत कर आता है, जो विधायक है, उसको सीएम, विधायक दल का नेता वो चुना जाएगा, सीएम बनेगा। और ऐसे चेहरों पे हैं, ऐसे नाम हैं बीजेपी की तरफ से जो बन सकते हैं। तो एक तो ये बात हो सकती है कि ये कहीं ना कहीं सांसद और उनको उतारने की तैयारी। दूसरी चीज, कैंडिडेट भी वो ऐसे दमदारी वाले उन्होंने सामने रखे हैं मंत्री और सांसद के, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। तीसरी चीज, त्रिपुरा और नागालैंड 2023 की अभी मैं बात करूं तो दो एक नाम हैं जो एज ए सीएम फेस बीजेपी की तरफ से हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात जरूरी है कि कहते हैं ना कि 2024 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीन राज्यों का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है और यहीं से 24 की राह क्लियर होती है। इसीलिए इन तीन जगह पर बड़े मंथन की जरूरत इन्हें ज्यादा पड़ रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों ही दल और विशेष तौर पर भाजपा 23 के चुनाव के साथ साथ वो 24 के चुनाव भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि भाजपा एक मामले में वो आश्वस्त दिखती है कि यदि उनको 23 में थोड़ा बहुत 19 भी लगता है इन तीनों चारों प्रांतों में, तो वो 24 में उसकी कमी पूरी कर लेंगे। आप अगर 18 और 19 के चुनाव को देखें तो ये स्थिति हमको साफ दिखती है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भाजपा की विधानसभा चुनाव में वो स्थिति अलग थी और लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रही है। तो मोटे तौर पर वो जो कई बार प्रदेश के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, पंचायतों के चुनाव अलग होते हैं और स्थानीय शासन नगर पालिका के चुनाव अलग होते हैं। लेकिन फिर भी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस दोनों सावधानी के साथ इस मामले में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं वो, मुझे जो लगता है, जैसे उन्होंने बड़े बड़े नेता उतारे हैं, तो ये बड़े बड़े नेता मुझे जो लग रहा है कि क्षेत्र के आधार पर उनका प्रभाव का उपयोग करने और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में अगर कोई सैबोटेज की स्थिति बन रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए उतारे हैं। 2018 में कितनी ऐसी सीटें थीं जो भाजपा का गढ़ मानी जाती थीं और उसके बावजूद भी भाजपा उसमें हार गई। मुझे नाम गिनाने में भी कोई, जैसे विदिशा की सीट है, इंदौर 1 की सीट है, बड़नगर की सीट है, तो ये जो कितनी ऐसी सीटें थी जिनको भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन उसके बाद भी भाजपा हार गई। तो वो कांग्रेस नहीं जीती वहाँ पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर हराया। तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े चेहरे उन्होंने उतारे हैं, जिसमें मुझे 4 नामों पर तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन 4 नामों पर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम, नरेंद्र तोमर का नाम, फग्गन सिंह का नाम, प्रहलाद पटेल का नाम, इस पर मुझे भी आश्चर्य हुआ। बाकी राकेश सिंह पर, उदयवीर पर, रीता पाठक पर, गणेश सिंह पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ये निश्चित रूप से मुझे जो लग रहा अनुमान के तौर पर कि हर लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, बहुत संभव है कि इन लोगों को उन 8 विधानसभा क्षेत्र का टारगेट दिया जाए कि आपको यहाँ पर काम करना। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी रणनीति होती है। जो आपने नेता का चुनाव पूछा, कितनी बार ऐसा हुआ है, दोनों पार्टियों में हुआ, भाजपा में भी हुआ और कांग्रेस में भी हुआ। चुनाव के समय चेहरा अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग थी और चुनाव के बाद दूसरा आया। मुझे गिनाने में कोई 1980 में देख लीजिए, 1980 में नेता के रूप में ना तो समर्थन था अर्जुन सिंह जी के साथ और ना उनका चेहरा था, श्यामाचरण शुक्ल का था, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी उसमें आए और आकर कर चल अर्जुन सिंह बने। ठीक उसी प्रकार 1993 में दिग्विजय सिंह तो विधायक के चुनाव भी नहीं थे, उनके भाई को त्यागपत्र देकर के फिर विधायक बने, वो फिर दिग्विजय सिंह बने। ठीक उसी प्रकार 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो जो नेचुरल दावा था वो कैलाश जोशी का था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के सुंदरलाल पटवा को बनाया। उस पर कैलाश जी के चिरंजीव ने विरोध प्रकट किया, सार्वजनिक रूप से नारे लगाए, राजमाता जी से जाकर के मिले। तो कुल मिलाकर के ये बात दोनों पार्टियों में है कि कई बार चेहरा कुछ हो और अवसर आए तो किसी दूसरे को मौका मिल जाए। ये हर पार्टी की रणनीति होती है और उसी रणनीति के तहत दोनों पार्टियां चल रही हैं। मान करके चलिए, ठीक है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है या शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा लड़ रही है, लेकिन अगर इनमें से कोई बहुमत में आती है और कोई नया चेहरा दोनों में से कोई ले आए तो मुझे तो कम से कम आश्चर्य नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये बात तो है कि कब क्या उठापटक की जाएगी फिलहाल कोई कहना नहीं चाह रहा, लेकिन इस बार के चुनाव जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। और तेजेंद्र जी, अभी एक बात निकलकर यहाँ सामने आई थी कि कहीं ना कहीं जैसा कि बीजेपी भी कह रही थी और उन्होंने ये बात उठाई कि आम आदमी पार्टी
राजस्थान की यदि हम बात कर लें, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखते हैं, और यदि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा विरोध है, वो करते क्यों नहीं दिखते? मुझे मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि आपको क्या सपोर्ट है कांग्रेस के साथ। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है और समय समय पे वो निश्चित ही दिखती है। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता दूं आपको, राजस्थान में आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका संगठन गांवों तक पहुंच चुका है, ग्राम समिति तक वहां पे बनाई जा चुकी है। हमारे प्रदेश प्रभारी भी लगातार वहां पे सक्रिय हैं, लगातार आंदोलनों में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को हमारा, देखिए हम बहुत, मैं आपको एकदम सिंपल बता दूं कि हमारा बहुत ज्यादा हमारा फोकस है संगठन पे। हम मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारा फोकस संगठन पे है। आज राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं पहुंचा होगा। मैं आपको ये गारंटी दिलाना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित रूप से नतीजे आपके सामने रखेगी। तेजेंद्र जी, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी, मुझे लगता है जिन गारंटियों के साथ आप हैं चुनावी मैदान में, वो जो चेहरा एक होगा ना दमदार, उसको भी जल्द लाने की जरूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि यदि हम 5 राज्यों में एक चेहरे की बात कर लें, राजनीति की बात कर लें, तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में यदि हम शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लें, हम यदि कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ जी का नाम ले लें, हम छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो भूपेश बघेल का नाम ले लें, वहां बीजेपी से अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है तो पीएम मोदी का ही एक नाम आप ले लीजिए। तो आम आदमी पार्टी के पास इन स्टेट्स के यदि स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं जहां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, वो चेहरा आपको भी लाने की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। निश्चित ही आम आदमी पार्टी चेहरा लाएगी। और आप जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिस चेहरे की बात कर रहे हैं वो इतना भ्रष्टाचारी चेहरा है। जिस शिवराज चौहान जी की आप बात कर रहे हैं, वो व्यापम घोटाला कहां गया? आज जो ईडी सीबीआई जो रेड लगाते फिर रही है ना, उनको शिवराज जी के व्यापम घोटाले पे आज सीबीआई जांच करना चाहिए, उनको ईडी की जांच अपने सरकार के ऊपर कराना चाहिए। ये चेहरा जनता के सामने साबित हो जाएगा कि ये कौन सा चेहरा है। जिस छत्तीसगढ़ की आप चेहरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी भूपेश बघेल जी की सरकार में पीएससी घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला पीएससी घोटाला, जिसमें पीएससी के चेयरमैन के परिवार के 5 लोगों का चयन हो जाता है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी को बच्चों का चयन हो जाता है, लेकिन आम आदमी के बच्चों को वहां पे चयन नहीं होता। तो ये आप सोचिए, ये चेहरा जो आप बता रहे हैं वो भ्रष्टाचार का चेहरा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब चेहरा लाएगी तो साफ सुथरी छवि वाले लोगों को आम आदमी पार्टी लाएगी, जिसपे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता पे विश्वास होगा। ऐसे चेहरों को आम आदमी पार्टी आगे करेगी और उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और हमारे पास देश में एकमात्र ईमानदारी का चेहरा है अरविंद केजरीवाल, उससे बड़ा ईमानदारी का चेहरा कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा भी सबसे बड़ा है। उस चेहरे के दम पे भी आम आदमी पार्टी तीनों राज्यों में चुनाव आसानी से लड़ेगी और तीनों राज्यों की जनता आम आदमी पार्टी को मौका इस बार जरूर देने वाली है। तेजेंद्र जी, अभी दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे, वो हमेशा सवाल उठा देते हैं मनीष सिसोदिया को लेके। अभी हाल ही में खबर आई थी जो बंगलों का डेकोरेशन और तमाम चीज़ें आई थी अरविंद केजरीवाल के, उसको लेके बड़े सवाल उठाए गए कि आपने क्या करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया, करोड़ों रुपए सिर्फ घर खर्च में तमाम चीज़ें कर दी। तो ये बातें भी निकल कर आई हैं, तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में धीरे धीरे स्पष्ट होंगी, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के पास वो बातें हैं। आपको देना चाहूंगा, आप समझिए कितने महीने हो गए मनीष सिसोदिया जी को ट्रायल में रखे, इनके पास सबूत नहीं है। सबूत है तो आप फोटो पेश करिए, सबूत पेश करिए। इनके हर जगह, घर के बेडरूम से लेकर बैंक से लेकर सारी जगह मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों के यहाँ भी छापा पड़ा, लेकिन अठन्नी एक ढेला तक उनके हाथ में नहीं आया। ठीक है। और जिस रेनोवेशन की बात आप कर रहे हैं उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चुनौती दी है। अगर क्या इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए तो क्या जनता के सामने
वो माफी मांगेंगे। खैर ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ये आने कहा वाले है। समय की बात होगी। फिलहाल तो क्या है कि सीएम फेस की बात है, ये दुविधा है, रणनीति है या मजबूरी है, ये राजनीतिक दलों को देखना है। समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, चेहरों पर चुनावी चाल है, कौन होगा कौन नहीं होगा, जो हैं क्या वही होंगे या बदल जाएंगे, तो ये बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है इन सब का निर्णय इलेक्शन आने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।